हेलो दोस्तों, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग और प्यार भरा नमस्कार। सभी लोग यूट्यूब पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग दोस्तों एक टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसका नाम प्रजनन तंत्र का एक पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हमने पुरुष का या मेल जो प्रजनन तंत्र है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। इससे पहले की क्लास आप देख लें, शुक्रवार को वो क्लास आई थी। तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं और दोस्तों इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जितना हो सके इसको शेयर कर दो, जिससे ये जो क्लास है ना दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, स्क्रीन पे आपने देखा है दोस्तों, यहाँ पर एक डायग्राम लगा हुआ है जिसमें सारी चीज़ें आपको नजर आ रही है कि कौन कौन से हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मादा जो जनन तंत्र में हम लोग जहाँ से क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा। तो सब लोग आज जुड़ जाइएगा। ठीक है, बड़ा शानदार टॉपिक है आज का। देखो, जैसा दोस्तों हम लोग कहा गया कि कोई भी अगर जीव है वो अपनी जैसी संतति या वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है दोस्तों, अपने जैसे जीव का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे हम हमारे अब दोस्तों अपनी शादी होगी, अपने बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, इस प्रकार से ये जनरेशन क्या होती है, बढ़ती है। ये बात मनुष्यों की हो रही है, होमोसेपियंस की हो रही है, स्तनधारियों की हो रही है। ऐसे ही दोस्तों जीव जंतुओं में ऐसा होता है। यही पूरा तंत्र मैंने आपको लिखवाया था, क्या होता है, प्रजनन तंत्र होता है। ठीक है, अब समस्या हमको चीज़ों को ये कि सर सवाल कैसे रहते हैं, सवाल कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। उन चीज़ों को समझने के लिए हमको एक बात ध्यान से समझनी पड़ेगी, कौन सी ग्रंथि कौन सा काम कर रही है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखो सुनो। ये हमारे पास दोस्तों पूरा की पूरा दोस्तों हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे रखा है। ये जो दे रखा है ना दोस्तों, इसको हम लोग अंडाशय या दोस्तों हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ओवरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो है दोस्तों गर्भाशय है। अंडाशय से अंडा रिलीज होता है दोस्तों, उसको कौन लेके जाती है, अंडवाहिनी, जिसको फैलोपियन ट्यूब हम लोग कहते हैं। ये दोस्तों जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद ये कहा जाता है दोस्तों, इसको गर्भाशय या आम भाषा में इसको बॉम्ब या बच्चेदानी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये दोस्तों हमारे पास सेरेविक्स या ग्रीवा होता है। इसके गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। एक होता है दोस्तों हमारे पास फंडस, एक होता है हमारे पास दोस्तों कॉर्पस, जिसको हम क्या कहते हैं, काय, जिसको हम कॉर्पस कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो होता है ना ग्रीवा, ग्रीवा को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, सिरेबिक्स, क्या कहते हैं, सिरेबिक्स या ग्रीवा के नाम से जानते हैं, जिसको हम बच्चेदानी का मुंह खुलना या इसको नीचे वाले हिस्से को एक नाशपाती के शेप का होता है, जिसको कहते हैं ना बच्चेदानी का मुंह, ये दोस्तों वैजाइना होती है हमारे पास। ठीक है, इसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब समझना हमको ये है कि दोस्तों ओवम बनता है, अंडा बनता है, तो वो किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। देखो यहाँ मैंने आपको बताया था कि अंडाशय, सबसे पहले हम दोस्तों किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अंडाशय के बारे में। अब सुनो, आप यहाँ ऐसा नहीं है, देखो मैं कुछ चीज़ों को आपको यहाँ बताने वाला हूँ जिसमें सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अंडाशय के बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंडाशय के बारे में। अंडाशय दोस्तों, अंडाशय एक क्या है दोस्तों, मादा जनन ग्रंथि है। ये क्या है दोस्तों, मादा जनन ग्रंथि। एक तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये मादा जनन ग्रंथि है। और मादा जनन ग्रंथि की जब बात करते हैं यहाँ से, तो देखो मादा जनन ग्रंथि है दोस्तों, ये मादा जनन ग्रंथि है। ये एक सेकेंड का, ये मादा जनन ग्रंथि है। और मादा जनन ग्रंथि की यहां से बात की जाती है, जिससे 2 हार्मोन यहां से निकलेंगे। ठीक है, 2 हार्मोनों का यहां से दोस्तों क्या होता है, निकास, जिसमें देखते हैं एक हार्मोन कौन सा होता है दोस्तों, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन होता है दोस्तों, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन होगा। और एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ साथ दोस्तों मेरे पास एक हार्मोन कौन सा होगा, प्रोजेस्टेरोन। अब मैं इसको आपको समझा देता हूं अच्छे से। एक होगा दोस्तों प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एक एस्ट्रोजन और एक कौन सा होता है मेरे पास, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। दोनों का डिफरेंस क्या है, देखो यहां आप लिख लो। अंडाशय से हमारे पास 2 हार्मोनों का स्रावण हो, अंडाशय ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलेंगे। एक मेरे पास कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास पहला एक एस्ट्रोजन हो गया। ठीक है, एस्ट्रोजन के क्या क्या काम होते हैं वो भी मैं लिखवा देता हूँ। एस्ट्रोजन दोस्तों महिलाओं में जो जिनके लैंगिक अंग होते हैं उनका डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे ममेरी ग्लैंड्स को डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, महिलाओं में आप याद रखना दोस्तों, पहला है महिलाओं में लैंगिक विकास। ठीक है, महिलाओं में लैंगिक अंगों का विकास, लैंगिक अंगों का विकास एवं लैंगिकों का विकास एवं लैंगिक क्रियाओं पर क्या करता है दोस्तों, नियंत्रण। लैंगिक क्रियाओं पर क्या करेगा दोस्तों, नियंत्रण करेगा। ठीक है, दो एक तो काम हमारे पास दोस्तों हो गया, ये लैंगिक विकास करेगा और जितनी भी हमारे पास सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं या लैंगिक जो क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने का काम करेगा। अगला दोस्तों अंडा बनाने की प्रक्रिया, अंड जनन, क्या कहलाता है दोस्तों, अंड जनन। अंड जनन की क्रिया पर क्या करता है दोस्तों, नियंत्रण। ठीक है, अंड जनन की क्रिया पर क्या करता है, नियंत्रण।
अब दोस्तों देखो, अंडा जब बनता है तो दोस्तों महिलाओं में या मादाओं में दोस्तों एक साइकिल जिसको चलता है, जिसको हम लोग रज चक्र या मासिक चक्र के नाम से या मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो रज चक्र पर नियंत्रण किसका होता है दोस्तों? इसका होता है। तो आपको ये भी याद रखना, रज चक्र, ठीक है, जिसको मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। तो रज चक्र या दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी दोस्तों क्या करता है? पर नियंत्रण। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी क्या करता है? नियंत्रण। ठीक है, विशेष तौर पे आपको याद रखना है, रज चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्या करेगा? ये नियंत्रण करने का काम ये करेगा। अगला सवाल दोस्तों इस चीज को लेकर के कि ये नियंत्रण हो गया। अब देखो सुनो, यहां हमारे पास इसे दोस्तों सुंदरता का हार्मोन भी कहते हैं। सुंदरता का हार्मोन इसे ही कहा जाता है, हार्मोन का ही गेम है यहाँ पे, हार्मोन कहते हैं। ठीक है, हार्मोन यहाँ पर कहेंगे दोस्तों इसे सुंदरता का हार्मोन, इसे नारी हार्मोन या फीमेल हार्मोन या मादा हार्मोन भी कहा जाता है। इसे मादा हार्मोन, ठीक है, मादा हार्मोन या दोस्तों इसको क्या कह सकते हैं? फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन भी कहते हैं इसको, फीमेल हार्मोन भी कहते हैं। क्लियर है ये? तो ये बात याद रखनी है आपको, इसे फीमेल हार्मोन भी कहा जाता है। ये दोस्तों काम किसके? एस्ट्रोजन के। ये सारे काम किसके? एस्ट्रोजन के। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आता रहता है क्वेश्चन। अगला हमारे पास दोस्तों जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है दोस्तों इसका? प्रोजेस्टेरोन। ये ध्यान रखना, ये किससे निकलता है? इसका स्रावण ना दोस्तों कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। इसका स्रावण कहां से होता है दोस्तों? कॉर्पस ल्यूटियम से इसका क्या होता है? स्रावण। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? इसको प्रेगनेंसी हार्मोन इसलिए कहते हैं दोस्तों कि इसके अंदर सारी चीजें हमारे पास किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। देखो मैं एक डायग्राम यहाँ पे लगा रहा हूँ कि यहाँ प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों इसको कहा गया है। देखो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज ओपन, ये एक ग्राफ यहाँ पर ओपन किया है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना। इसमें आपको सारी चीजें नजर आ रही होंगी। यहाँ पर एक चीज क्या दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर कि दोस्तों जो महिलाओं में जो रज चक्र होता है ना दोस्तों, वो आप ध्यान रखना। एक जो ये रज चक्र है ना, रज चक्र की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 28 से 29 डेज होती है। ठीक है, हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर रज चक्र जो होता है इसकी अवधि कितनी होती है हमारे पास? ये होती है दोस्तों यहाँ से, ये हमारे पास फर्स्ट डे से 0 डे, और यहाँ पर कितना दोस्तों? फर्स्ट डे 28 से 29 डे। अब जैसे मान लो दोस्तों स्टार्टिंग में इसमें कितनी अवस्था होती है? 4 होती है। ठीक है, तो 4 में पहले दिन एक हमारे पास 3 से 4-5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ अंडाणु का धीरे धीरे क्या होने लगता है दोस्तों? निर्माण होने लगता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर धीरे धीरे अंडाणु का क्या होगा? निर्माण होगा। जैसे ही दोस्तों 14 डे होता है, अगर 14 डे की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ से ओवम दोस्तों अंडा कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। और अंडा बाहर आने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अंडो उत्सर्जन। क्या बोलेंगे दोस्तों? अंडो उत्सर्जन। अंडा बाहर आएगा, अंडा बाहर आएगा। अब दोस्तों 2 केस बनते हैं यहाँ पर। अगर यदि शुक्राणु उससे मिल गया, अंडा आने के दौरान यहाँ पर दोस्तों शुक्राणु मिल गया। अब देखो यहाँ पर क्या गया मैं, देखो यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ से अंडाणु निकला, अगर इसको शुक्राणु यहाँ पर मिला दोस्तों, ये शुक्राणु मिले, पहला केस है कि नहीं मिला, हमने मान लिया कि यहाँ पर शुक्राणु नहीं मिला। शुक्राणु नहीं मिला तो ये दोस्तों इस गर्भाशय की अंतर परत होती है जिसका नाम है अंतःगर्भाशय स्तर। इस परत का नाम क्या है? अंतर्गर्भाशय स्तर। ठीक है, इस परत का नाम क्या है? अंतर्गर्भाशय स्तर है। अब शुक्राणु नहीं मिला है तो 14 डे दोस्तों इसका अंडा बाहर आया। अगर इस ड्यूरेशन में अगर दोस्तों शुक्राणु होता तो आगे की प्रोसेस थी। पहला केस हमने ले लिया, शुक्राणु नहीं है। शुक्राणु नहीं है तो ये ओवम दोस्तों अंडा कितने दिन जीवित रहता है? मतलब 72 दिन। 72 दिन तक दोस्तों, सॉरी 72 दिन नहीं, 72 घंटे, मतलब 3 दिन तक अगर शुक्राणु से टच हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ चांस बनेगा किस चीज का? फर्टिलाइजेशन होने का। अगर फर्टिलाइजेशन होएगा तो इसमें दिक्कत आएगी, अगर नहीं होगा तो दोस्तों ये अंडा मरने के बाद, और दोस्तों यहाँ से ये जो आपको दिख रही है ना, ये वाली परत, ये जो परत दिख रही है, ये दोस्तों टूट टूट करके ब्लडिंग के माध्यम से, वेजाइना से होते हुए बाहर ब्लडिंग के माध्यम से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये होता है दोस्तों ब्लीडिंग के समय जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। अगर ये कब हुआ? जब दोस्तों शुक्राणु यहाँ नहीं थे। अगर शुक्राणु होंगे तो, अगर यहाँ शुक्राणु होंगे तो क्या होगा दोस्तों? अंडाणु और शुक्राणु क्रिया करेंगे, और क्रिया करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये क्या होगा? यहाँ पर ये धीरे धीरे आएगा। देखो यहाँ मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, इसकी भी कहानी सुन लो। यहाँ पर क्या स्टोरी होती है? अंडाणु यहाँ आया, शुक्राणु यहाँ आया, दोनों मिले दोस्तों, फर्टिलाइजेशन हुआ। यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन गया?
युग्मनज बन गया। क्या बन गया दोस्तों? युग्मनज। ठीक है, क्या बन गया? युग्मनज बन गया। ये 3 दिन रहता है यहाँ पे और चौथे दिन रवाना होता है, 2 दिन फ्री रहता है और अगले दिन दोस्तों इसी के अंदर क्या हो जाता है? धस जाता है। इसी प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग गर्भधारण कहते हैं। मतलब इस टाइम पर हमें लगता है कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। ठीक है, अब सुनना आप, मैंने कहा था अंडा बनाने का, साइकिल को कंट्रोल करने का काम किसको दिया? एस्ट्रोजन को। किसको दिया? एस्ट्रोजन को। लेकिन दोस्तों इस परत को मोटा या फ्लेक्सिबल बनाने का काम किसने किया? प्रोजेस्टेरोन ने। अब प्रोजेस्टेरोन क्या काम कराने का काम कर रहा है? प्रेगनेंसी को कंफर्म कराने का काम कर रहा है। तो प्रेगनेंसी कंफर्म कब होगी? जब दोस्तों ये परत क्या होगी? दुरुस्त होगी, अंडा आकर के दोस्तों किसमें धस जाएगा? इसमें। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो हार्मोन होता है ना दोस्तों, कौन सा? ये जो हार्मोन होता है मेरे पास, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की हमने बात करी थी ना, कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये प्रेगनेंसी कंफर्म कराता है। और अब यहां एक बात हम लोग जो देख रहे थे, मैंने कहा था कि दोस्तों ये अंडा यहां पर बाहर आ जाएगा तो बाकी की जो संरचना बचेगी बाद में अंडा बाहर आने के बाद, ये संरचना होती है दोस्तों कॉर्पस ल्यूटियम। क्या होती है? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम से ही कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एफएसएच के हमारे पास प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है वो यहां से, ये पूछ लेता है। अब देखो सुनो, यहां जब साइकिल स्टार्ट होता है ना, ब्लीडिंग होती है दोस्तों, उस टाइम एफएसएच पीक पे होता है। हार्मोन का सबसे बड़ा गेम है। और जिस दिन अंडा बाहर आता है दोस्तों, उस दिन हमारी बॉडी के अंदर, फीमेल्स की बॉडी के अंदर बहुत सारे चिड़चिड़ापन होना, ठीक है, और टेम्परेचर का अस्त व्यस्त हो जाना। क्योंकि उस टाइम दोस्तों देखो मैंने कहा था यहाँ पर ये अंडा बना, ये बना, ये बना, ये दोस्तों कहाँ गया? बाहर आ गया। आ गया ना बाहर? बाहर आने को हम लोगों ने क्या बोला? ओवुलेशन, अंडो उत्सर्जन। इस टाइम देखो ये जो हार्मोन है बिल्कुल पीक पे। ठीक है, इस टाइम हमारे शरीर में बहुत सारी चेंजेस होती है। और ये देखो आपको पीले कलर की जो संरचना दिख रही है ना, यही कॉर्पस ल्यूटियम है। यही क्या है दोस्तों? कॉर्पस ल्यूटियम है। आगे बात समझ में? यही से निकल रहा है, फिर हम लोग इसको आगे जाके नष्ट हो जाएगा। एस्ट्रोजन दोस्तों देखो मैंने कहा ना, एस्ट्रोजन दोस्तों आगे जाकर के बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, ये सारी चीजें होंगी। ये नीचे ग्राफ दिख रहा है ना, जब ब्लीडिंग फेज होती है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये 3 से 4 दिन यहाँ पर ब्लीडिंग होती रहती है। इसकी वजह से दोस्तों ये हमारे पास कोश का ये परत थी ना, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और फिर ये धीरे धीरे परत बनना क्या हो जाती है? प्रारंभ। और इस केस में यहाँ पर अंडा बाहर आ जाता है, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है फिर ये खूब बन जाती है परत अच्छे से मोटी। और अगला फिर दोस्तों क्या आता है? साइकिल, जैसे ही एंड होता है फिर प्रेगनेंसी हमारे पास, फिर क्या होगा हमारे पास आगे दोस्तों? ये परत टूट करके बिखरने के बाद 3-4 दिन ब्लीडिंग होती है, फिर दोबारा से ये चीजें रिपीट हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमारे जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या कह रहे थे दोस्तों? वर्क करते रहते हैं। आई ना बात समझ में? तो ये आप ध्यान से देखना, मैंने जो चीजें आपको बताई है ना, कि इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो ये ओवेरी का जो गेम है ना, मैंने आपको बताया था, इसलिए महिलाओं में ग्रंथि पाई जाती। ग्रंथि वाले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, महिलाओं में एक ग्रंथि होती है अंडाशय। संख्या कितनी होती है? दोनों तरफ दोस्तों देखिएगा कितनी होती है? 2। एक इधर है और एक किधर है दोस्तों? इधर। ठीक है, तो यहाँ अंडाशय में स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, जो दोस्तों उदर गुहा के उपस्थित, उदर गुहा में क्या होते हैं दोस्तों? उदर गुहा के अंदर उपस्थित होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं। इनके अंदर दोस्तों किसका निर्माण होता है? अंडों का, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मादा युग्मक। मादा युग्मक की बात करेंगे, अंडे की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं दोस्तों? 23। कितने क्रोमोसोम होंगे? टोटल 23 गुणसूत्र होंगे, याद रखना। ठीक है, शुक्राणु में कितने होते हैं? 23। अंडाणु में कितने होते हैं? 23। दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों? दोनों मिलकर के बनाते हैं हमको 46 गुणसूत्र। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारे पास? 23। और इसमें देखो किससे होते हैं? अंडाणु की बात करेंगे, इसमें कितने होते हैं? 22 + x होते हैं, 22 + x। 22 + x होते हैं, तभी तो देखो अब मैंने कहा अंडाणु में दोस्तों, शुक्राणु में पिताजी से क्या आया? शुक्राणु। नर से क्या आया? शुक्राणु। शुक्राणु में हो सकता है दोस्तों 22 + x हो, 22 + x हो सकता है, 22 प्लस क्या हो दोस्तों? 22 प्लस क्या हो सकते हैं? 22। अगर हम दोस्तों माता की बात करेंगे, अंडाणु की बात करेंगे, तो अंडाणु में हम लोग चीजें देखें तो अंडाणु के अंदर फिक्स है, या तो दोस्तों अंडाणु होगा वो कैसा होगा? 22 + x हो सकता है, या अंडाणु कैसा हो सकता है? 22 + x। यहाँ x ही होगा, उधर x और y होगा। इसका क्रॉस आप इससे कराओगे तो क्या हो जाएगा बताओ? देखो 44 प्लस क्या हो जाएगा? xx। इसका क्रॉस इससे कराओगे तो इसका क्या हो जाएगा? 44 + xx। ठीक है, 44 + xx। इसका क्रॉस इससे कराओगे 44 प्लस क्या हो गया? xy। और इसका क्रॉस इससे कराओगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 44 + xy। ये दोनों क्या है दोस्तों? ये दोनों क्या है यहाँ पर? पुरुष। ये दोनों क्या हो जाएंगे? पुरुष। और ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों? महिला।
ठीक है, लड़का या लड़की या महिला या पुरुष होना दोस्तों, ये किन किन बातों कितने प्रतिशत होता है, ये 50-50 होता है। कितना होता है दोस्तों? 50-50 होता है। ध्यान रखना कि लड़का या लड़की होना, ये सारी चीजें होना किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? 50-50। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए इस प्रकार से हमारे लिंग का क्या होता है, यहाँ पे निर्धारण होता है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो 23 गुणसूत्र का मतलब आपको समझ में आ गया सभी को। ये टोटल कितने दोस्तों? 23। आगे ये अंडाशय के हार्मोन हो गए, ये सारी बातें हो गई। अब देखो यहाँ पर मैंने हार्मोनों के काम बता दिए, कौन सा हार्मोन क्या करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये साइकिल का केसेस हो गए। परिपक्व अंडों का अंडों से बाहर निकालना। अब मैंने कहा ना, अंडा दोस्तों कब बाहर निकलता है? जैसे ही साइकिल स्टार्ट होता है। मान लो एक महिला को फर्स्ट डे 3 दिन ब्लीडिंग होती है, 1-2 तारीख को, तो 14वें दिन ओवम बाहर आता है। अगर उस ड्यूरेशन में शुक्राणु कांटेक्ट करेगा तो प्रेगनेंसी होने चांसेस रहेंगे। और अंडा 14वें दिन बाहर निकलता है ओवेरी से, वही दोस्तों क्या होता है? ओवुलेशन, जिसको हम अंडो उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अंडो उत्सर्जन के बाद अंडा कितने दिन तक जीवित रहता है दोस्तों? 3 दिन। मतलब इसकी जो वैलिडिटी होती है, ये कितने दिन तक रह सकता है? 72 घंटे तक जीवित रह सकता है। शुक्राणु 24 से 48 घंटे जीवित रहता है। आगे देखो, अब दोस्तों फैलोपियन ट्यूब, किसकी बात हो रही है? फैलोपियन ट्यूब की। मैंने आपको बताया था दोस्तों, इस तरीके की घटना हमारे पास हो रही है। मैं आपको यहां समझाता हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन दोस्तों आता है। इस तरह की घटना दोस्तों इस तरीके से है। ये हमारे पास, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसको इस तरीके से बना लिया। ये हमारे पास इस प्रकार की एक संरचना होती है। यहाँ ओवेरी है, जिसका कनेक्शन यहाँ होता है। एक साइड का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें देखो दोस्तों, इसमें आपने देखा कि यहाँ पर दोस्तों ओवम बन रहा है। क्या बन रहा है? ओवम यहाँ से बन रहा है। ओवम बन रहा है दोस्तों। ओवम कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। ओवम जैसे ही बाहर जाएगा, इसको ये पकड़ लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ये क्या होती है हमारे पास? फैलोपियन नलिका। क्या होती है यहाँ पर? फैलोपियन नलिका होती है। और जो ये फैलोपियन नलिका होती है ना दोस्तों, यहां से कौन भाग के आ रहे होते हैं? ये शुक्राणु बहुत सारे भाग के आ रहे होते हैं। ठीक है, ये शुक्राणु यहाँ पर भाग के आ रहे होते हैं। तो दोस्तों इस जगह पे ना फैलोपियन, यहाँ पर एक भाग होता है दोस्तों ये वाला। यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु क्रिया करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? निषेचन। यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? निषेचन होता है, ध्यान रखना। और निषेचन आपको ध्यान रखना है कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में भी दोस्तों एक भाग होता है जिसका नाम होता है एम्प्यूला। इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? एम्प्यूला के नाम से। ठीक है, अगर आपसे पेपर में ऐसा आता है एम्प्यूला, ठीक है, एम्प्यूला में निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न। ठीक है, निषेचन की क्रिया क्या होती है? संपन्न। अब आपके दिमाग में सर फैलोपियन नलिका में नहीं होती क्या? अरे फैलोपियन नलिका का ही भाग होता है। कई बार क्वेश्चन अंदर से आ जाए, एम्प्यूला पूछे तो आंसर लेगा ना, नहीं तो हमसे 99% चांस यही रहता है कि निषेचन कहाँ होता है? वेजाइना में नहीं होता, यूट्रस में नहीं होता, अंडाशय में नहीं होता, कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, यहाँ से कौन आए? जैसे यहाँ से हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे कि नर से कौन आते हैं दोस्तों? यहाँ पे शुक्राणु। नर से कौन आए? शुक्राणु। और मादा से कौन आए दोस्तों? मादा से आए यहाँ पे अंडाणु। यहाँ पे दोनों का क्रॉस हुआ। दोनों का क्रॉस होने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ? निषेचन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन, जिसको हम दोस्तों निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। कई बार आपको हिंदी में लिख के दे देगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसको हिंदी में भी याद कर लेना, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की जब बात करोगे आप, तो यहाँ पर जिसके फलस्वरूप दोस्तों यहाँ पर ये प्रक्रिया जो बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज, या जिसको हम बोलते हैं जाइगोट इंग्लिश में। इसमें कितनी कोशिका होती है दोस्तों? इसमें एक ही कोशिका होती है। अब आगे हमारे शरीर का विकास यहीं से होता है। हम जितने भी लोग हैं दोस्तों, हम सभी का विकास जाइगोट से ही हुआ है। ठीक है, हमारा विकास कहाँ से हुआ है? जाइगोट से हुआ है। इस प्रकार से चीजें आगे चलती रहती हैं। आई ना बात समझ में? तो निषेचन कहाँ होता है? यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु की जब मुलाकात होगी तो दोस्तों क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। और क्रिया कौन सी होगी? निषेचन की। ठीक है, अब देखो सुनो, मैंने कहा दोस्तों यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को हम लोग पढ़ रहे थे ना पे, ये एक लंबी कुंडलित नलिका के आकार का अंग है। ठीक है, एक हमारे पास एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। उसमें इसका कार्य अंडवाहिनी से अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का होता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से अंडे को लेगी और यहाँ दोस्तों यहाँ तक अंडे को लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये पहुंचाने का काम करेगी। बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, वो एक बात अलग है। यहाँ इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निषेचन की क्रिया इसी के अंदर संपन्न होती है। और जाइगोट मैंने आपको बताया था कि अंडाणु शुक्राणु के मिलने के बाद में दोस्तों किसका निर्माण होता है? जाइगोट को, जिसको युग्मनज कहते हैं हम लोग। उसमें कितने हमारे पास गुणसूत्र होते हैं? 46। ठीक है, कोशिका कितनी होती है? एक ही होती है, जिससे हमारे पूरे बॉडी का क्या होता है? निर्माण होता है ना। उसके बाद देखो ये फैलोपियन, देखो हमने किसको देख लिया? अंडाशय को देख लिया। अब क्या बच गया? फैलोपियन ट्यूब हो गया। अब बच गया दोस्तों गर्भाशय। ठीक है, बच्चेदानी को जिसको हम लोग कहते हैं गर्भाशय। देखो
ये दोस्तों इसमें एक चीज होती है कि बेबी का विकास होता है तो ये फुटबॉल का आकार ले लेता है। इसमें इस प्रकार की मांसपेशियां होती है जिसमें बढ़ने में और सिकुड़ने में दोस्तों बहुत आसानी होती है इसको। यहाँ देख रहे हो गर्भाशय जिसको यूटेरस कहते हैं हम लोग, ये उदर गुहा के नीचे भाग में होती है, बिल्कुल लोअर साइड में होती है। इसका ऊपर वाला भाग चौड़ा होता है तथा नीचे वाला भाग सकरा होता है। देखो इसमें आकृति दोस्तों कैसी होती है, इसकी आकृति नाशपाती के समान होती है। देख रहे हो आप लोग, ये भाग क्या होता है बड़ा चौड़ा और नीचे क्या हो रहा है दोस्तों, ये सकरा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये स्ट्रक्चर है। आगे आप देखोगे यहाँ पे कि गर्भाशय की बात, या गर्भाशय में निषेचित अंडे को स्थगित कर दिया जाता है और उसके बाद दोस्तों संपूर्ण भ्रूण का विकास इसी के अंदर होता है। और दोस्तों इसमें कितना दिन लगते हैं, 270 से 280 डेज, मतलब ये ह्यूमन मानव की दोस्तों गर्भा अवधि है हमारी दोस्तों, जिसमें हम लोग कहते हैं कि बेबी का विकास दोस्तों पूरे अंगों का विकास। जैसे मैं आपको आइडिया दूं कि हम लोग दोस्तों फर्स्ट वीक में होते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा निर्माण होता है। सबसे पहले हाथ पैर की उंगलियां बनती हैं, उसके बाद हमारे चौथे सप्ताह में दोस्तों हमारा हृदय की धड़कन आ जाती है। ठीक है, फिर दोस्तों ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, फिर धीरे धीरे करके हमारी पहले स्टार्टिंग में प्लेसेंटा बन जाती है गर्भनाल, फिर हमारे शरीर का धीरे धीरे क्या होता है विकास में मोमेंट होने लग जाता है हमारे शरीर में। तो ये प्रकार की चीजें चलती ही रहती हैं और हमारे 270 से 280 दिन के बीच के दायरे में हमारा विकास हो जाता है तो दोस्तों प्रसव की प्रक्रिया संपन्न होने लगती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने चीजों को देखा। अब मैंने कहा ना युग्मक जनन का मतलब होता है, युग्मक जनन का मतलब होता है दोस्तों, देखो इसमें युग्मक मतलब शुक्राणु अंडाणु, नर में दोस्तों पिता से नर से किसका बनना, शुक्राणु का निर्माण। युग्मक का मतलब है नर से शुक्राणु का निर्माण और दोस्तों मादा से किसका निर्माण दोस्तों, अंडाणु का। मादा से अंडाणु का जो निर्माण है वही क्या कहलाता है दोस्तों, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। क्या कहलाएगा, गैमेटोजेनेसिस। समझिए आप, नर और मादा से दोस्तों दोनों चीजें बनेंगी, शुक्राणु अंडाणु बनना ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। यही चीज इसमें लिखी है। निषेचन क्या कहलाएगा, अब अंडाणु और शुक्राणु, ये अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे जिससे दोस्तों युग्मनज का क्या होगा, निर्माण, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। क्या कहलाती है, निषेचन। शुक्राणु अंडाणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और ये प्रक्रिया दोस्तों देखो ये आ गया ना लाइन, ये प्रक्रिया कहाँ होती है, डिंब वाहिनी नलिका में संपन्न होती है। और यही क्वेश्चन जाने कितनी बार आ गया, तो ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे देखो, यहां पर हमने कहा दोस्तों एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, मतलब युग्मनज में दोस्तों जैसे समसूत्री विभाजन के द्वारा एक संरचना बनती है जैसे ब्लास्टुला कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि यहाँ और एक चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूं जिसमें आपको और कंफ्यूजन हो जाए। ये टॉपिक अगर आया है तो देखो यहाँ पर हम लोग इस चीज को और समझ लेते हैं। यहाँ हमने कहा दोस्तों ये क्या होती है हमारे पास, ये हमारे पास फेलोपियन ट्यूब है, इसको हमने फिर दोबारा से बनाना स्टार्ट किया। इधर वाला वही पोर्शन दोस्तों इस तरीके से, और ये दोस्तों हमारे पास इस तरीके से। अब देखो यहाँ हमारे पास दोस्तों लेयर होती है इस प्रकार की, ये एक लेयर हमारे पास ये होती है, एक लेयर और होती है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे पास 3 लेयर होती हैं। इसमें ब्रीडिंग के माध्यम से ये वाली लेयर हमारे पास क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन। यहाँ से अंडाणु आए, यहाँ से दोस्तों कौन आए, अंडाणु आए, जिसका कनेक्शन दोस्तों यहाँ पर भी है। यहाँ से आए शुक्राणु, शुक्राणु अंडाणु आए दोस्तों मिले यहाँ पे, और शुक्राणु अंडाणु के पास यहाँ पर क्या हो गया, निषेचन हो गया। धीरे धीरे करके इसमें कोशिकाओं की वृद्धि हो गई, ऐसे करके कोशिकाओं की वृद्धि होती है यहाँ पर। और दोस्तों ये 7वें दिन आकर निषेचन के, क्या लिख देते हैं, निषेचन के 7 डेज मतलब 7 दिन बाद, ठीक है, गर्भधारण। दोस्तों हम इसको बोल सकते हैं अंतःरोपण। गर्भधारण को हम क्या बोल सकते हैं, गर्भधारण को अंतःरोपण, इम्प्लांटेशन। ठीक है, अंतःरोपण की प्रक्रिया, अंतःरोपण की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, संपन्न होती है। अंतःरोपण की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, अब दोस्तों ये आकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, धस जाएगा इस प्रकार से। ये हमारे पास यही होता है अंतःरोपण। ठीक है, ये क्या होता है, अंतःरोपण। और जो अंदर की परत होती है ना दोस्तों, जिसके अंदर ये धसता है, उसको हम बोलते हैं अंतःगर्भाशय स्तर। क्या बोलेंगे इसको, अंतःगर्भाशय स्तर। या कई बार इसको पेपर में ना हमको इंग्लिश में लिख देता है एंडोमीट्रियम। क्या कहेंगे इसको, एंडोमीट्रियम के नाम से भी कहेंगे। मैंने एक लाइन तो ऊपर लिखी है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के 7 दिन बाद ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। और इसमें हमारी मदद कौन करता है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, मैंने आपको सारी प्रसव प्रक्रिया, जब दोस्तों बेबी का पूरा विकास हो जाता है तो प्रसव की प्रक्रिया होती है। प्रसव प्रक्रिया में दोस्तों आप ध्यान रखना, एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन भाग लेता है, जो दोस्तों लेबर पेन, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करना, ये क्या करता है, प्रसव पीड़ा दोस्तों उत्पन्न करने का क्या करता है, कार्य करता है, उत्पन्न करना। और एक दोस्तों हमारे पास हार्मोन होता है जिसका नाम है रिलैक्सेशन। क्या नाम है दोस्तों,
रिलैक्शन रिलैक्शन हार्मोन की जब बात की जाती है, रिलैक्शन हार्मोन दोस्तों बच्चे दाने के मुंह पे दोस्तों प्यूबिक सिंपाइसिस नाम का जोड़ होता है, उसको बिल्कुल थोड़ा सा ओपन कर देता है, जैसे इजी गोइंग करके क्या हो जाता है दोस्तों, बर्थ हो जाता है बच्चे का। रिलैक्शन जो हार्मोन होता है वहां पर प्यूबिक सिंपाइसिस जोड़ होने के कारण, देखो यहाँ हम लोग बात करें दोस्तों इस तरीके से प्यूबिक सिंपाइसिस जोड़ की बात करेंगे तो यहाँ सेरेविक्स वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला जो ग्रेवा है, यहाँ पर एक प्यूबिक सिंपाइसिस जोड़ होता है जिसको रिलैक्शन हार्मोन हमारी मांसपेशियों, नाम ही रिलैक्स है तो मांसपेशियों को इस तरह कर देता है जैसे इजी गोइंग करके बेबी का क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे जन्म हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर साथ साथ एक बेबी का विकास कैसे होता है, पहले नर से शुक्राणु बनता है, अंडाणु बनता है, दोनों का मिलन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, फिर युग्मनज बनता है। युग्मनज के अंदर दोस्तों हमारे शुक्राणु में 23 गुणसूत्र से, अंडाणु में 23 से, दोनों मिले 46 हो गए, युग्मनज बना, धीरे धीरे करके कोशिकाओं का विकास हुआ, एक 7 दिन के बाद दोस्तों इम्प्लांट हो गया, 7वें दिन उसके बाद बच्चे का विकास हुआ, गर्भावधि हमारे पास 270 से 280 दिन है, उसमें का विकास हुआ, धीरे धीरे करके संपूर्ण विकास होने के बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने रिलीज, प्रसव पीड़ा बढ़ाई, फिर जन्म हुआ, जन्म होने के बाद दोस्तों हमारे पास पूरा कंप्लीट दोस्तों ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। इस प्रकार दोस्तों एक बेबी का क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है हमारे शरीर में। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे मादा का प्राथमिक जो लैंगिक जनन अंग है दोस्तों वो किसे कहते हैं, अंडाशय को। किसको कहते हैं दोस्तों, अंडाशय को कहते हैं। मादा का अगर आपसे पूछा जाए द्वितीयक लैंगिक जनन अंग है, जो लैंगिक जनन अंग है दोस्तों वो कौन सा होता है, हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना है, तो इसमें हमारे पास नंबर आएगा। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ध्यान रखना, ट्यूबेक्टोमी की जब बात अगर की जाएगी तो ट्यूबेक्टोमी में दोस्तों नंबर आता है किस चीज को लेकर के, कि महिला की फैलोपियन ट्यूब्स होती है ना दोस्तों, मादा परिवार नियोजन पद्धति, जो मैंने कहा था पुरुष की नर की परिवार नियोजन पद्धति क्या होती है, वैसेक्टोमी। क्या होती है, वैसेक्टोमी। ठीक है, और महिला की ये पूछता है पेपर में, नर की परिवार नियोजन पद्धति क्या है, वैसेक्टोमी, महिला की ट्यूबेक्टोमी है। इसको महिला नसबंदी भी कहते हैं। इसके अंदर दोनों निम्नवाहिनी नलिकाओं को बांध दिया जाता है। देखो इसका मतलब ये है, मैंने कहा ना दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ से इसको बांध दिया जाए और यहाँ से दोस्तों इसको बांध दिया जाए, दोनों फैलोपियन नलिकाएं दोस्तों क्या हो जाती हैं, आपस में बांध, इनको अलग अलग बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, अंडाणु यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, शुक्राणु आएगा लेकिन निषेचन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों क्या होता है, इसको हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं एक तरीके का, जिसको हम लोग वैसेक्टोमी या जिसको कहते हैं ना आम भाषा में 2 टांके का ऑपरेशन, ये भाई 2 टांके वाला ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की छोटी छोटी जो बातें थी जहाँ से सवाल आने की संभावना पूरी रहती है, तो दोस्तों वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हमारी जो क्लासें रहेंगी ना, देखो सुनो, आगे जो क्लासें हैं हमारे पास, जो भी क्लास आएगी वो इस चीज़ को लेकर के जो टॉपिक हमने पढ़े, अब जो कल क्लास रहेगी ना वो ब्लड के क्वेश्चन को लेकर रहेगी। ठीक है, ब्लड के जो क्वेश्चंस रहेंगे ना उनको हम सबसे पहले ब्लड के क्वेश्चन करेंगे। हमने टॉपिक पढ़ लिया, फिर हमने 3-4 टॉपिक पढ़ लिए, पहले हम उनके क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आप कल ब्लड का रिवीजन कर लेना अच्छे से, जितने भी लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, काफी सारे लोग देख रहे हैं, तो कल हम लोग आंसर शीट सारी चीजें करेंगे, तो एटलीस्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो उसका तरीका क्या है। ठीक है, उसके साथ साथ आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके आंसर में ऑप्शंस में कौन कौन सी चीजें दी जाती है, जिससे हमारा दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, कंफ्यूज होने की संभावना रहती है। तो इसलिए कल क्लास में बिल्कुल आना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। ठीक है, जितने भी लोग आए बहुत धन्यवाद, काफी सारे लोग कनेक्ट हुए, तो सभी लोग कल इतनी ही संख्या में, इससे ज़्यादा संख्या में रहना, क्लास स्टार्ट होने से पहले शेयर कर दिया करो आप लोग। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।